नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खबरों की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे कहां गंगा एक्सप्रेस वे के लिए मिट्टी की खुदाई के दौरान निकली मूर्तियां, पुरातत्व विभाग है बेखबर। और आगे देखेंगे कहां खुले आसमान में बैठने को मजबूर है प्राथमिक शाला के बच्चे। और इसी के साथ आगे रुक करेंगे और जानेंगे कहां गौ आश्रय स्थल में 3 गौवंश की हुई मौत और 2 हैं बीमार। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के तहसील बिलसी विकासखंड बिसौली कोट गांव में खुदाई के दौरान मूर्तियां निकलने की सूचना के बाद तरह तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इधर पूरे मामले की सूचना ज्ञान प्रधान ने आला अफसरों को दी तो मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार बिलसी की टीम ने खुदाई को रोकते हुए जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों के मुताबिक उनके बुजुर्ग बताते हैं कि कभी यहाँ राजा शालीवान का शासनकाल हुआ करता था। बताते हैं कि गंगा एक्सप्रेस वे की मिट्टी खुदाई की जा रही थी कि इसी बीच यहाँ कुछ देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मिली तो कुछ तहस नहस हो गई। चूंकि खुदाई में मूर्तियां मिलने की चर्चा उठी तो चारों ओर फैल गई। कोई कह रहा था कि राजा शाहीवान शासनकाल के चांदी तांबे पोतीन कांसे के सिक्के बहुमूल्य मूर्तियां होंगी, तो कोई कुछ बता रहा था कि राजा शाहीवान शासनकाल के समय यहाँ चित्रकार मूर्तियां बनाते थे। जो मूर्तियां निकली हैं तो गांव के एक देवस्थान पर रखवा दी गई थी, जबकि एक अन्य मूर्ति ग्राम प्रधान के सुपुर्द की गई थी। उल्लेखनीय है कि बदायूं में गंगा एक्सप्रेस वे पर कार्य चल रहा है, जिसके लिए मिट्टी की खुदाई का कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अडानी समूह द्वारा उक्त कार्य किया जा रहा है। ऐसे में गांव कोट में मिली मूर्तियां चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं, लेकिन अभी तक पुरातत्व विभाग बेखबर नजर आ रहा है। हाँ, यहाँ राजा सारवान का घेरा है और इसमें मूर्तियाँ निकली हैं और एक मूर्ति देव स्थान पर गमादेत पर है रखी हुई है और अभी खुदाई चल रही है। किस बात की खुदाई चल रही है, किसके लिए? जो गंगा एक्सप्रेस पर मट्टी जा रही है उसमें निकली है। अच्छा, तो क्या इतिहास है, आप थोड़ा दोहराएंगे? हाँ, राजा सारवान का खेड़ा बताते हैं बड़े बूढ़े, इसमें किला और इसमें मोहरा भी निकली है, मिली है एक आध को जी। इसमें अब ये नहीं मालूम अगला क्या हुआ, क्या निकल रहा है क्या ना निकल रहा है। क्या पुरातत्व विभाग की कोई टीम या कोई अधिकारी वगैरह यहाँ? यहाँ कोई नहीं आया है, पहले आए होंगे, हमें न मालूम, तो हमारे सामने आए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? रमेश चंद्र शर्मा। पद पर? मैं ग्राम पंचायत कोट से मोहित सक्सेना प्रधान हूँ जी। ग्राम पंचायत कोट है ये मूर्तियाँ निकली हैं, इस संबंधित कुछ बताएं। मूर्तियाँ पत्थर की मूर्तियाँ निकली। एक मूर्ति 1 कुंटल 1 किलो की तुलवाई थी। 2-3 मूर्तियाँ कुछ गौतम भगवान टाइप की मूर्तियाँ हैं, वो कुछ पुरातत्व विभाग की हैं। लेकिन खुदाई के दौरान आज ठेकेदार से बात हुई थी तो काफ़ी दिन से खुदाई चल रही थी। ठेकेदार संपर्क हुआ तो वो कुछ मतलब नहीं था उसका बताने का कुछ भी। और एक रोड चल रहा है हमारा यहाँ पे, ये वाला मेन रोड है, और उसमें 25-30 फुट खुदाई जो है नीचे ऐसे जेसीबी चल रही है। अगर कोई सवारी या वाहन कोई हादसा होता है उसके लिए आज मैं तहसीलदार डीएम साहब के यहाँ पे गया था, शिकायत दर्ज की वहाँ पे जाके। डीएम साहब ने तुरंत खनन रुकवाने के आदेश दे दिए। यहाँ पर लेखपाल कानगो काफ़ी लोगों को भेजा गया, नायब तहसीलदार साहब भी आए। फिलहाल में खनन रुक चुका है यहाँ पे। खुदाई किस बात की चल रही है? खुदाई हाईवे मट्टी पड़ रही थी ना, गंगा एक्सप्रेस में। गंगा एक्सप्रेस वे पे, तो उसके लिए चल रही थी खुदाई यहाँ पर। धन्यवाद। कि गंगा एक्सप्रेस वे की जो खुदाई चल रही है उस दौरान कुछ मूर्तियाँ निकली हैं, क्या है पूरा मामला बताएं। हाँ, यहाँ मूर्तियाँ निकली हैं, एक गमा देवत पर रखी हुई है, आप देख सकते हैं, लेकिन वो पैर से थोड़ी खंडित हो चुकी है। कैसे निकली थी, क्या था, कैसे खुदाई हो रही थी यहाँ पूरी? खुदाई जो हो रही थी उसके बाद यहाँ पर मिट्टी में ये निकली, इसके और कुछ निकला नहीं इसके नीचे, जैसे चबूतरी जैसे बना देते हैं या वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये निकली और सब लोगों ने उठा कर और इसको गमा देवत पर रख दिया। जैसा कि इस खेड़े का इतिहास क्या है, क्या इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। यहाँ के राजा शालीवान हुआ करते थे जी। और उनका एक खेरे से नीचे को तालाब भी है जो लगभग 94 बीघे का है। जी। वो पक्का तालाब बताते हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग कहते थे वो हम बता रहे हैं। और क्या कहते हैं बुजुर्ग लोग आपके? यहाँ बहुत कुछ विडम्बना है, तो बहुत कुछ है। थोड़ा सा बताएं, मूर्तियों के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या लगता है आपको? ये उस समय चित्रकारी होती थी, हमारी समझ से तो ऐसा है कि पास में चित्रकार लोग, उन लोगों ने कि ये मूर्ति कैसे रखी गई, पूजा के स्थान की है या बाकी मकसद से है, ये इस बारे में नहीं मालूम। कितनी मूर्तियाँ ऐसी निकली हैं? ऐसी एक तो यहाँ रखी है, एक गांव में है, मोरियन में रखी हुई है।
बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन जिले के दूर दराज के स्कूलों में जमीनी स्तर पर अभी तो बच्चों की बुनियादी सुविधाएं तो दूर, सरकारी स्कूल में भवन भी हासिल नहीं है। बता दें कि बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र ग्राम पंचायत डोंगी तराई के आश्रित ग्राम कजरा में संचालित प्राथमिक शाला जो कई महीनों से खुले आसमान में पढ़ने को मजबूर है। बच्चे ग्राम कजरा में संचालित शासकीय प्राथमिक शाला में करीब 46 बच्चे दर्ज हैं। इस गाँव में स्कूल का भवन है जो जर्जर होने के चलते बच्चों को नहीं बैठाते, कभी भी अनहोनी की घटना घट सकती है, जिसके कारण 2 सालों से निजी घर में स्कूल संचालित कर रहे हैं। अब जिसका निजी घर वाले हैं अब वो खाली करवाने के लिए कह दिए हैं, जिसके कारण स्कूल के सामने खुले आसमान पर बच्चे पढ़ रहे हैं। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। जी सर, ये बात ऐसी है कि मैं पिछले साल फरवरी में ज्वाइन की हूँ 2022 में, तब से स्कूल टूटा फूटा ही है। अप्रैल तक तो हम लोग स्कूल में ही बैठाए, उसके बाद जुलाई में हम लोग बरसात में तो बैठा नहीं सकते थे बाहर। ऊपर से आदेश भी आया कि जो स्कूल जर्जर है उसमें बच्चे को बैठाना नहीं है करके, तो हम लोग एक गांव में सब एसएमसी के माध्यम से एक के घर एक रूम लिए थे, उसमें बैठा रहे थे, लेकिन फसल आने के कारण वो हम लोगों को निकाल दिए घर से। तो हम लोग अब बाहर सामने प्रांगण में ऐसे ही बैठते हैं दीपावली के जस्ट बाद, बरसात जैसे निकली तब से। और शासन के पास हम लोग बार बार आवेदन दे रहे हैं। उसके बाद बीओ सर के माध्यम से यहाँ एक रूम जो किचन है, किचन सेट जो 8 बाई 10 का है, उसके लिए 50,000 इशू करवाए हैं। तो उसका चेक आ गया है, वहाँ मैं जमा कर दी हूँ। उसको बनवाने के लिए रेत आ गई, ये शुरू हो रहा है ये वाला। और ये जो है जनपद वाला है, ये जनपद से आवेदन दिए थे तो सीओ मैडम के द्वारा इसको तोड़वाया गया है। दीपावली के जस्ट बाद से 1.5 महीना हो गया है, अभी तक का। पहले तो बोले थे कि इसमें सीट लगवाएंगे करके, पर 1.5 महीना से कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही पड़ा है। बच्चे बाहर ही बैठा रहे हैं हम लोग 10 से 4। ठीक, क्या नाम है मैम? मेनका तिवारी, प्रधान पाठक जी प्रधान पाठक। अभी मैं कल ही ज्वाइन किया हूँ, नया पदभार ग्रहण किया हूँ, और अभी मैं उसकी जानकारी लेने के पश्चात ही मैं उसके बारे में कुछ कह पाऊँगा। अभी चूँकि मैं कल ही आया हूँ, नया हूँ अभी एकदम, और मैं सीएसी और संबंधित प्रधान पाठक से बात करने के बाद ही कुछ बता पाऊँगा। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर देवरिया जिले से है, जहां गौ आश्रय स्थल में 3 गौवंश पशुओं की मौत हो गई और 2 अभी भी बीमार हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामला बैकुंठपुर गौ आश्रय का है, जहां जिला पंचायत द्वारा स्थापित गौ आश्रय का निरीक्षण डीएम एसपी समेत कई अफसरों ने किया। निरीक्षण के बाद डीएम ने बताया कि यहां पर पुलिस द्वारा पकड़े गए गौवंश कुछ दिन पहले लाए गए थे, जिनके 3 जानवरों की मौत हो गई थी, वहीं 2 पशु बीमार हैं। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि इस गौ आश्रय स्थल पर बड़े पैमाने पर लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से इन जानवरों की मौत हो गई है। पूरे मामले पर जिला पंचायत के राजस्व निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है, साथ ही जांच के भी आदेश दिए गए हैं। सर बता दीजिए। ये देवरिया में बैकुंठपुर गौशाला है, जिला पंचायत द्वारा संचालित। इसमें शीतकाल के दौरान सभी गौशालाओं में हम लोग भ्रमण करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस गौशाला में 3 बछड़ों का मृत्यु उसमें हुई थी, इस कारण से इसको देखने के लिए आए हैं। और 2 बछड़े बीमार भी हैं, उनको चिकित्सा की जा रही है। पशु चिकित्सा अधिकारी शिवपति राम त्रिपाठी यहाँ पर हैं। जो व्यवस्थाएं हैं गौशाला की, उसमें और सुधार की आवश्यकता थी, कुछ कमियां थी। ये बात सही है कि जो 3 बछड़ों की मृत्यु हुई है, उसमें से 2 बछड़े वो थे जो पुलिस कार्रवाई में 3 दिन पहले पशु तस्करों से पकड़े गए थे, और अम्बेडकर नगर के से ट्रक चला था और रास्ते में बरियारपुर थाना क्षेत्र में पकड़े गए थे और यहाँ लाए गए थे। उनकी कुछ स्थिति खराब थी, परंतु अगर शीतकालीन के हिसाब से और व्यवस्थाएं और बेहतर होती तो कुछ परिणाम और भी हो सकता था। जो नोडल हैं जिला पंचायत के सर्वेश सिंह राजस्व निरीक्षक, उन्हें इसके लिए जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा निलंबित किया गया है और यहाँ पर अन्य व्यवस्थाओं को सुधार कर रहे हैं, ताकि इस शीतकाल में कोई भी गौवंश हमारा बीमार ना हो और किसी को अन्य कोई तकलीफ ना हो। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट।
इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों 4 वर्षीय बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है, जिसमें घर में काम करने वाली नौकरानी ही बच्चे का अपहरण कर फरार हो गई थी। पूरे मामले में पुलिस ने नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है और उसके पिता के सुपुर्द किया गया है। तस्वीरों में नजर आ रही यह महिला वर्षा काले की है, जिसे अर्जुन पवार नामक युवक ने अपनी मां और बच्चे की देखभाल के लिए इस नौकरानी को रखा था, लेकिन इस नौकरानी ने बहाना बनाकर बच्चे को ले गई, फिर दोबारा घर नहीं लौटी। वहीं बच्चे के पिता ने बच्चे के अपहरण की रिपोर्ट बाणगंगा थाने पर दर्ज कराई थी। तब से ही पुलिस बच्चे की ओर इस नौकरानी की तलाश कर रही थी। वहीं मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने नौकरानी वर्षा काले को गिरफ्तार किया है। वहीं उसकी निशानदेही पर बच्चे को भी पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चे को पिता के सुपुर्द कर दिया गया है और फिलहाल पुलिस नौकरानी से पूछताछ करने में जुटी है। एक अर्जुन पवार नाम का व्यक्ति था, तो इसका बच्चा चोरी जाने की, बेला फुसला के ले आने की रिपोर्ट उसने की थी कि उसके यहाँ एक महिला काम करती थी वर्षा काले नाम की। तो वह यह कहकर कि मैं कपड़े प्रेस कराने जा रही हूँ और उस बच्चे को ले गई। तो पुलिस ने एक सप्ताह के अंदर कई जगह उसके ठिकानों पे दबिश दी, जिसमें दीगर जिलों में भी पुलिस को जाना पड़ा। धार जिले में भी दबिश दी गई और भी उसके जो अन्यंत्र ठिकाने थे वहाँ सब जगह दबिश दी गई, लेकिन तत्काल रूप से बच्चा नहीं मिल पाया था। फिर लगातार मुखबिरी और उसके सूत्रों से ली कि उक्त महिला जो है वह नरवल कांकड़ तरफ देखी गई है। तो हमारे जो प्रधान आरक्षक तत्काल घेराबंदी करी उसकी महिला की और उसको हिकमत अमली से पकड़ा, पूछताछ की गई। हम उसको लेकर आए महिला डेस्क में महिला को, और फिर हमारे सब इंस्पेक्टर स्वराज डाबी और श्रद्धा से फिर अंततः थोड़ी देर बाद वो टूट गई और फिर उसने बच्चे को परदेशीपुरा में एक मकान से बरामद करवाया है। उसके किसी परिचित का मकान था। उनका परिचित का क्या रोल है इसमें यह भी देखा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। हालांकि फिलहाल बच्चे को उसके पिता के सुपुर्द किया गया है। नहीं, बेचने का प्रयास नहीं किया। तो ये हो सकता है कि वो खुद ही, उसके पास बच्चे नहीं थे तो वो शायद संतान सुख के लिए उसने बच्चे को रख लिया। अब वो और भी उससे पूछताछ करेंगे। वह मैंने बताया ना, बहुत शातिर है, झूठ बोलती है। अभी बच्चे का आगे चल के क्या करती या उससे उसका क्या उद्देश्य, क्या हो गया था? हाँ? कब लापता हुआ था? ये 28 क्या हुआ था? कैसे चला गया था? ये काम करने वाली को रखा था काम करने के लिए, तो अपहरण करा। दादी मेरी मम्मी को दिखता नहीं है, तो मेरी मम्मी मतलब बोल के गई कि मतलब मैं 1:30 बजे तक इसको मैं प्रेस करवा के मेरे कपड़े पे ले आऊँगी। तो उसके बाद में लापता मैं 3 बजे आया टिकरिया बच्चा से, तो अपहरण करने हो गया। क्यों लेकर गई थी ये? हैं? क्यों लेकर गई थी? इसका क्या मालूम, इसका समझ में नहीं आ रही है। अभी बच्चा सकुशल आपके पास पुलिस ने जी कर दिया कि, तो क्या पुलिस का कैसे धन्यवाद अदा करेंगे आप? सर का अच्छा लग रहा है मेरे को सर। खुशी हुई कि मालूम मेरा छोरा मालूम आ गया, यही मेरे को बहुत बड़ा हुआ है। पुलिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पुलिस ने इतनी मेहनत करके और सर के भी मालूम ये साहब के मालूम है वो है, और हमारे सर के मालूम है, इनका भी आवेदन है, इनका भी है, सब मिले। क्या नाम है आपका? अर्जुन पवार। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के महरौनी अंतर्गत समोगर से कुरेरा के लिए गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण, जिसमें पीडब्ल्यूडी के द्वारा ठेकेदार के माध्यम से गड्ढा मुक्त का निर्माण कार्य चल रहा है। ठेकेदार एवं पीडब्ल्यूडी विभाग के जेने की मिली भगत के चलते ताजे समय में डामरीकरण की गिट्टी उखाड़वाने का कार्य कर रही है, जिससे डामर मजबूती रूप में नहीं डाला है। समोगर में कुरेरा डामरीकरण का कार्य सही रूप से नहीं किया जा रहा है। बताते चले कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। डामरीकरण के साथ ऑयल की मिलावट ठेकेदारों द्वारा लाखों रुपए की पीडब्ल्यूडी विभाग को लगाया गया चूना, जिसमें जिले में अधिकारियों द्वारा मनमानी करने का कार्य चल रहा है। ग्रामीणों ने सड़क मार्ग पर ठेकेदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। कुरेरा के ग्रामीणों ने डामरीकरण खराब डालने पर हुए नाराज ग्रामीणों से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से कहा कि रोड सही नहीं डाल रहे हैं, तो जवाब मिला ठेकेदार मनमानी कर रहा है, हम क्या करें, मुझे तो ड्यूटी निभाना है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम फूलचंद कुशवाहा। यहाँ जो पीडब्ल्यू का रोड डल रहा है, हाँ। इसमें क्या दिक्कत है आप लोगों को? अरे बहुत ही दिक्कत आ रही, पूरा सही ढंग से हो ही नहीं रहा है। कहीं चौड़ाई, कहीं सकराई कर दी सीधी। अच्छा,
तो आपने यहाँ जो अधिकारी काम कर उनसे नहीं कहा? कहाँ है? पीडब्ल्यूडी में है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आते नहीं है, ठेकेदार आते नहीं है। आते तो हैं फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। अच्छा, और क्या, इन लोगों से कहते हैं तो बात नहीं मानते हैं। वहाँ भी हमने झाड़ू लगाई तो वहाँ भी नहीं किया। थोड़ा सा 10 फुट का टुकड़ा छोड़ दिया पुलिया पे, मेन चौराहे पे। अब मेन चौराहा तो मेन चौराहा ही होता है। 3 मीटर तो मेन चौराहे पे जैसे गोलाई भी बनता है तो उस टाइप का नहीं बना है। नहीं बना। वो कहे थे बाद में करेंगे, यहाँ से आएगा तब करेंगे। अभी तो तत्काल तो काम हुआ है, वही में करे हो, बाद में क्यों कर रहे हैं? आपका नाम? पूरा जा। तो आपको यही दिक्कत है? यही दिक्कत चल रही है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत टीकारामपुर बुद्धान मरटोला में गोली लगने से एक दिनेश नामक व्यक्ति घायल हो गया। परिजन के द्वारा इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल लाया गया। कोई घायल व्यक्ति दिनेश ने बताया कि हम अपने घर पर बैठे हुए थे, तभी रंजीत सिंह, राम प्रवेश सिंह, विकास सिंह एवं अजय सिंह के द्वारा आकर मुझे गोली चला दी, जबकि उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, जिसके चलते मैं घायल हो गया। घायल व्यक्ति का इलाज सदर में जारी है। अच्छा, क्या मामला, कैसे गोली लगी, क्या हुआ, पूरा घटना बताइए। पूरा घटना के बाद सर हम लोग जैसे दरवाजे पर बैठे थे, हाँ जुलमी सिंह के दरवाजे पर बैठे थे, कोई काम से गए थे। उनको कहना है कि आया अचानक जो है मेरा कंपट्टी में गोली चला दिया, गोली सटा दिया। गोली सटाने के बाद बोले भैया क्या बात है, ताकि माधर चौध आप जो है अवैध काम करने मेरा बाल बच्चा रोजी रोटी मारते हैं, हाँ आप मेरा रोजी रोटी मारते, आप ही को मार देंगे। हम अचानक उसको सामान पकड़ लिए, उससे बसना किया, बस उस मेरा पैर में सर लग गया, गोली लग गया। हाँ झुकाए पैर में लग गया। अच्छा, उसमें जैसे रंजीत सिंह है आगे, रंजीत सिंह सताया आगे, उसमें साथ में 10-15 गए हैं। हाँ मारते गोली चलाते हुए 10-15 फायर भागते चले गए। अच्छा, वहाँ खोखा भी बरामद, पुलिस आई थी? हाँ पुलिस तो हमें सामने नहीं आए थे, हम लोग तो गए थे सर। अच्छा, पुलिस आए या नहीं आए, हम तो थाना रिपोर्ट किए। कितना राउंड लोग गोली चलाया? थाना गए? हाँ थाना गए। एक मिनट रुक जाइए सर, हमको बताइए कितना राउंड गोली चलाया था? 10-15 राउंड, जिसमें 2-3 को बरामद सर सुन रहे हैं। हम तो बेहोश हो गए थे, क्या हुआ नहीं हुआ, तो थाना गए, थाना से फिर हॉस्पिटल सदर चलाए। तो ये लोग क्या करता है, रंजीत सिंह सब 2 नंबर के धंधा सर करता है, दारू बेचता है। दारू भी बेचता है सर। तो आप लोग मना करते हैं क्या? हाँ मना करते हैं सर, अवैध काम समाज में न करो काम। हाँ वही उसको कहना है कि आप मेरा क्यों रोक रहे हैं, इसी का वो लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, और कोई ग्रामीण वहाँ पे, कितने लोग आप लोग ग्रामीण वहाँ पे थे जुलमी सिंह के घर पे? तखन तो 1-2 था, तो घर भैया भी था सर। अच्छा, ये लोग गोली चला के भाग गया? हाँ गोली चलाते हुए, तब तो ग्रामीण तो बहुत साथ जुटिए न गया सर। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? दिनेश सिंह। कहाँ घर हुआ? टीकारामपुर बुद्धान टोला चंदी स्थान। बिहार से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। एटा के फ्री सोल्स ग्रुप ने रंग महोत्सव के मंच पर जमकर धमाल मचाया। इन कलाकारों के गानों पर युवा जमकर थिरके। जय ग्रुप डांस के कलाकारों ने भी लोगों का मन मोहा। महिला सिंगर भावना सिंह द्वारा फिल्माए गए फिल्म गानों पर लोग जमकर झूमे। और फिल्म सोल्स ग्रुप टाटा 8 का ये प्रमुख बैंड है, जिसने अपनी प्रतिभा का लोहा जनपद में ही नहीं अपितु पूरे देश में मनवाया है। और ये कलाकार अपनी दम पर पूरे देश में धमाल मचा रहे हैं। कार्यक्रम संयोजक आयुष मिश्रा और लायंस क्लब चेयरपर्सन अनुज चौहान ने भी सभी आगंतुकों का आभार जताया है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। यह पूरा मामला नवाबगंज का है, जहां ट्रक व रोडवेज बस में हुई जबरदस्त भिड़ंत। रोडवेज बस के परखच्चे उड़े, बस में मची चीख पुकार और ट्रक ड्राइवर अभी भी उसी में फंसा हुआ है। मौके पर अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है। कई घायलों को लोहिया रेफर कर दिया गया है। वहीं डॉक्टर वैभव ने बताया कि अभी तक 6 मरीजों को लोहिया रेफर किया जा चुका है। बस ड्राइवर अलीगढ़ का बताया जा रहा है। वह थाना नवाबगंज की पुलिस अपने फोर्स के साथ मौके पर पहुंची है। ये आज सुबह करीब 8 बजे के करीब ये थाना नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत जो ग्राम नगला जोधा है, वहाँ पर एक रोडवेज बस और एक ट्रक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। उसमें जो ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर हैं, रोडवेज ड्राइवर हैं, मौके पर ही वो एक्सपायर कर गए हैं। इसके अलावा जो एक्सीडेंट हुआ है उसके अंदर जो लोग घायल हुए थे, उन्हें तुरंत से वहाँ से
नवाबगंज CSC भेजा गया था, जहाँ से मैं यहाँ पर लोहिया रामनगर लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया है। सभी आउट ऑफ डेंजर हैं, जो घायल हैं उनका बेस्ट उपचार किया जा रहा है। DM साहब और हमारे द्वारा और हमारे अन्य जो अधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार इसे कोऑर्डिनेट करवाया जा रहा है। मौके से भी जो गार्डियन हैं उनको हटवाया जा रहा है, उसके लिए वहाँ पर भी सारे अधिकारी लगे हुए हैं। और कौन कौन लोग सवार थे, इसके अलावा अगर अन्य कोई ऐसी बात आती है उसके बारे में जानकारी की जा रही है। अभी सभी का जो बेस्ट इलाज है उसके लिए दिशा निर्देशित किया गया है। और इसमें बाहर से भी डॉक्टर सर बुलाने के लिए कहा गया सर आपके यहाँ पे निर्देशित किया गया है CMO साहब को कि अगर जरूरत पड़ेगी तो बाहर से भी डॉक्टरों को बुलाया जाएगा और जो बेस्ट इलाज है दिया जा रहा है और वहाँ से उनको हटाया जा रहा है और आगे की जाने कार्रवाई शुरू की जा रही है। ठीक है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आर्यन राजपूत की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में हुए 4 आपराधिक घटनाओं का पुलिस ने उद्भेदन किया है। 4 विभिन्न मामलों का उद्भेदन करते हुए 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संग्रामपुर थाना क्षेत्र में हुए पेट्रोल पंप पर लूट, घोड़ासहन में हुए लूट, पिपराकोटी में हुई हत्या और पहाड़पुर थाना क्षेत्र में हुए मोटरसाइकिल लूट के मामले का उद्भेदन किया गया है। वहीं पेट्रोल पंप लूट कांड में गिरफ्तार 2 अपराधियों के पास से 1 देशी कट्टा और 3 कारतूस बरामद की गई हैं। वहीं घोड़ासहन थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी के कर्मचारी से लूटे गए 2 लाख रुपए से 40,000 रुपए के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के बारे में जानकारी देते हुए SP कांतेश मिश्रा का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। कुल 4 अलग मामलों में उद्भेदन हुआ है। पहला मामला जो संग्रामपुर थाना अंतर्गत HP पेट्रोल पंप से 38,000 रुपये लूट का एक मामला दर्ज हुआ था 12 दिसंबर को। इस संदर्भ में सफल उद्भेदन करते हुए 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। इसमें है अखिलेश कुमार उर्फ चक्कू, देवरिया थाना जिला मुजफ्फरपुर के, और वहीं के रहने वाले हैं कुमुद कुमार, इनको गिरफ्तार किया गया है। अखिलेश कुमार के पूर्व मोतीपुर में भी कांड दर्ज है हत्या का 2022 जुलाई का। उनके पास से ये देशी कट्टा भी मिला और 2 गोली मिली है। इस टीम में उद्भेदन करने में मुख्यतः पुलिस निरीक्षक अधिराज अंचल पुलिस निरीक्षक उपेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर गौतम कुमार थानाध्यक्ष संग्रामपुर, सब इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह थानाध्यक्ष हरसिद्धि और सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह थानाध्यक्ष पिपराकोटी। दूसरा मामला है 25 दिसंबर का पहाड़पुर थाना में मोटरसाइकिल लूट का सफल उद्भेदन हुआ है। इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं सिद्धार्थ उर्फ चुलबुल मिश्रा, ये सलहा थाना गोविंदगंज के हैं और इसमें इनको पकड़ा गया है। तीसरा है हत्या का एक मुकदमा दर्ज हुआ था और ये हुए 6 जनवरी को सूचना प्राप्त हुई थी पिपराकोटी में कि 18 मार्च 22 को घटना हुई थी 8322। इसके जो प्राथमिक अभियुक्त हैं दीपक पांडे उर्फ अभिषेक पांडे, ये आकर अपने मुर्गी फार्म पर छिपे हैं। तो सूचना प्राप्त होते ही SDPO पकड़ी दयाल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था और टीम ने बड़ी अच्छा तत्परता से कार्य करते हुए दीपक पांडे को उनकी मुर्गी फार्म से गिरफ्तार किया गया है। दीपक पांडे के विरुद्ध पूर्व में भी 2 मामले दर्ज हैं। मधुबन थाना में मई में एक हत्या और बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था और इसी दिसंबर में फिर एक फायरिंग का एक मामला दर्ज हुआ था आमसर को। तो इसमें सफल उद्भेदन हुआ है। इसके अलावा अंतिम जो मामला है घोड़ासहन में 2 लाख रुपया लूट का सफल उद्भेदन हुआ है और इसमें एक अभियुक्त हैं गुड्डू शाह, गांधीनगर थाना घोड़ासहन, इनको गिरफ्तार किया गया है। लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है। लूटे हुए पैसे में से 40,000 रुपये बरामद हुए हैं। इसके अलावा अपराधी द्वारा घटना के समय प्रयोग किया सिम को भी बरामद किया गया है। इस महत्वपूर्ण घटना के उद्भेदन में जो मुख्य नेतृत्व करता थे श्री राजेश कुमार SDPO सिकरहाना और इनके छापेमारी टीम में थे सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार SHO घोड़ासहन, SHO घोड़ासहन के साथ साथ DIU के प्रभारी मनीष कुमार इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह और टेक्निकल सेल के कुमार चिरंजीवी सिपाही और नित्यानंद दुबे। और इन चारों जो खुलासे हुए हैं ये महत्वपूर्ण है और हम लोग आगे प्रयास करेंगे कि जो बाकी मामले घटित हुए हैं उसमें भी हम लोग उद्भेदन की दिशा में प्रयास करें। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट।
रामपुर में भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी को पहली बार 5 जनवरी को सुबह करीब 9 बजे जान से मारने की धमकी के मैसेज आए, जिसमें उनसे भाजपा छोड़ने की धमकी दी गई और भाजपा के शीर्ष नेताओं को भी निशाना बनाने की बात कही गई। जिसके बाद भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने रामपुर एसपी अशोक कुमार शुक्ला से शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कल रात करीब 8 बजे इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए सीओ सिटी रामपुर और एसओजी की टीम को गठित करते हुए वर्कआउट शुरू कर दिया है। वहीं एफआईआर हो जाने के बाद भी धमकी मिलने के दूसरे दिन एक बार फिर धमकी भरा मैसेज उनके व्हाट्सएप नंबर पर आया। आपको बता दें, ये वही नंबर है जिससे पहले भी उनको व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए धमकी मिल चुकी थी। इस बार मैसेज में सांसद घनश्याम सिंह लोधी को अपनी शिकायत वापस लेने की धमकी दी गई और कहा गया कि अगर वह अपनी शिकायत वापस नहीं लेते हैं तो उनको जल्द से जल्द निशाना बनाया जाएगा। अब इस मामले में भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पे नजर रखे हुए हैं, क्या मामला है? अब वो कहाँ से उसे सूचना मिल रही है, ये तो जांच का विषय है। और मैं समझता हूँ हो सकता है मीडिया में चला है या ट्विटर पे कप्तान साहब ने डाला था, जो एफआईआर हुई है उसके माध्यम से सूचना मिली हो। और हो सकता है कोई आसपास का भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ये जांच का विषय है और मेरे ख्याल जल्दी सामने आ जाएगी। देखिए, कल एफआईआर हुई है, मैं कप्तान साहब से मिला, उसके बाद 8-9 बजे एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज होने के 4-5 घंटे बाद फिर रात 11 बजे लगभग फिर धमकी मिली, मैसेज आया है मेरे पास। तो उसी नंबर से आ रहा है, जो पहले नंबर से धमकी मिली थी उसी नंबर से फिर मैसेज आ रहा है। एक्टिव है वो नंबर रेगुलर। और रात भी उन्होंने कहा है कि अगर ये एफआईआर वापस ले लीजिए, ना तो हम और आपके परिवार को और आपको कुत्ते की मौत मारेंगे। और उसके बाद मैंने कप्तान साहब से कहा, मैंने फिर ऐसे मैसेज आया। कप्तान साहब ने कहा भी था कि बोले अगर दोबारा कोई कॉल आए या कुछ आए, तो लेकिन कॉल भी आई उनकी 1:30 बजे लगभग, लेकिन कॉल रिसीव नहीं कर पाए, हम सो गए थे। तो इस तरह की घटना बार बार हो रही है, लेकिन पुलिस उसमें जांच कर रही है, क्योंकि मोदी जी की सरकार और देश में मोदी जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार। कोई भी अगर दोषी होगा तो मैं समझता हूँ बच नहीं सकता। वो गलतफहमी में है, जो भी कोई है ऐसे कोई घटना यहाँ पर कर सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ उसे ये उम्मीद नहीं है कि किससे पाला पड़ा, क्योंकि दोनों जगह भाजपा की सरकार है आज की तारीख में। पहले जो भी घटना रही वो अलग बात है, लेकिन मैं कोई भी संगठन है या कोई भी तत्व है असामाजिक, मैं समझता हूँ बच नहीं सकता और जल्दी कानून की गिरफ्त में। सांसद जी, क्या लगता है आपको, ये कौन लोग हो सकते हैं? कोई शरारती तत्व हैं या वाकई में ये जो खालसा है? अपने आप को लश्करे खालसा का वो शायद नाम बता रहा है और खालिस्तानी है, कोई संदीप खालिस्तानी लड़का, उसने अपना नाम बताया संदीप खालिस्तानी। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी सांसद जी? जैसे कि आपने अभी गृह मंत्रालय भी शिकायत करी है, डीजी वगैरह पुलिस प्रशासन से भी शिकायत करी है, तो क्या इस तरह का एक्शन लिया जा रहा है? नहीं, उसमें एफआईआर होकर जांच हो रही है उसमें, और मैं ख्याल से कोई ना कोई सच्चाई सामने आएगी। और कोई अगर लोकल का है या कोई बाहर का है, कोई संगठन है ना, तो मैं समझता हूँ जल्दी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। सांसद जी, एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या आपकी सुरक्षा बढ़ाई गई है? नहीं, सुरक्षा की मुझे ज़रूरत नहीं, मेरे पास 2 साइडों हैं का पर्याप्त है और मुझे तो ज़रूरत नहीं सुरक्षा की। मेरे तो आप ही लोग यहाँ जनपद वासी सब मेरी सुरक्षा है और सब मुझे प्यार करते हैं, मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं सुरक्षा की। इस धमकी से कहा गया होगा सुरक्षा के लिए, क्या आपने मना कर दिया क्या? नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं सुरक्षा की। मैं 2 मेरे पास सेट हूँ, यही बहुत है मुझे आने जाने के लिए। एक ही गाड़ी, एक गाड़ी से मैं चलता हूँ, है ना, तो इन्हें बैठा लूँ, कहाँ बैठा लूँ। मुझे इस धमकी से आप में या आपके परिवार में कोई भय का माहौल? नहीं, कोई भय का माहौल नहीं है। मैं और मेरे कार्यकर्ता बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और मैं सुबह से देखा होगा, मैं भी कार्यालय आके पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, जनता की सेवा सुन रहा हूँ। दोबारा धमकी का आना, जिस तरह के पहले आपने एफआईआर करवाया, एफआईआर दर्ज होने के तुरंत 2-3 घंटे बाद ही फिर दोबारा कॉल आ गई, तो आपकी हर गतिविधि पे। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।